प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापसी से जहां एक ओर बीजेपी में खुशी की लहर है, वहीं भावी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी अटकलें लग रही हैं। सीएम पद की रेस में कई बड़े नाम चल रहे हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैजयंत पांडा ने कहा कि अगले 10-15 दिनों में दिल्ली को नया सीएम मिल जाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली में सीएम कौन होगा, ये प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तय करेंगे। बीजेपी नेताओं में जो नाम सीएम पद की रेस में बताए जा रहे हैं, उसमें सबसे पहला नाम पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराने वाले परवेश वर्मा का है। जीत के बाद परवेश वर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके अलावा विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा, मोहन सिंह बिष्ट, मनोज तिवारी और अरविंदर सिंह लवली जैसे कई नेता भी सीएम की रेस में शामिल बताए जा रहे हैं। केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा जाट समुदाय से आते हैं और बाहरी दिल्ली में जाट वोट बड़ी संख्या में है। माना जा रहा है कि यदि बीजेपी उन्हें सीएम बनाती है तो दिल्ली ही नहीं, यूपी, राजस्थान, हरियाणा तीनों में ही बीजेपी को जाटों का समर्थन मिल सकता है। लेकिन माना जा रहा है कि परिवारवाद परवेश वर्मा की राह में सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उनके पिता साहिद सिंह वर्मा दिल्ली के सीएम रह चुके हैं और बीजेपी के बड़े नेता थे। परवेश वर्मा खुद महरौली से विधायक और 2 बार पश्चिमी दिल्ली से सांसद रहे हैं। वहीं दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए आम आदमी पार्टी को हमेशा बेचैन रखने वाले विजेंद्र गुप्ता भी सीएम पद के जोरदार दावेदार माने जा रहे हैं। गुप्ता ने अपनी सियासी पहचान एक मजबूत नेता और केजरीवाल लहर में भी जीतने में सफल रहने वाले नेता के तौर पर बनाई थी। 2015 में जब बीजेपी ने केवल 3 सीटें जीती थी, उनमें से एक विजेंद्र गुप्ता ने भी जीती। इसके बाद 2020 में भी उन्होंने अपनी सीट बचाए रखी और अब इस बार उन्होंने जीत की हैट्रिक पूरी की है। केजरीवाल के 10 साल के कार्यकाल में गुप्ता ऐसे नेता रहे जो उनके खिलाफ सबसे ज्यादा खड़े रहे और मुखर रहे। बीजेपी के पास पंजाबी सिख चेहरा चुनने का भी विकल्प है। राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा, जनकपुरी से आशीष सूद अच्छे दावेदार हैं। अरविंदर सिंह लवली गांधीनगर से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे हैं। लवली सिंह समुदाय के सबसे बड़े चेहरे हैं और इससे पहले 3 बार शीला दीक्षित सरकार में शिक्षा, परिवहन, ऊर्जा मंत्री का 15 साल तक पदभार संभाला है। मनजिंदर सिंह सिरसा शिरोमणि अकाली दल गुरुद्वारा कमेटी से अपनी राजनीतिक पारी शुरू करके निगम पार्षद बने और अब राजौरी गार्डन से विधानसभा में पहुंचे हैं। सिरसा से चुनावी नतीजे और सीएम पद को लेकर बात की हमारे संवाददाता हिमांशु तिवारी ने। आप यह बातचीत सुनिए। आतिशी मारलेना कह रही हैं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त शराब बांटी, पैसे बांटे, इसलिए वो जीत कर आए हैं। देखिए, शराब और पैसे तो बांटे गए हैं मारलेना जी की पार्टी की तरफ से। बात तो मैं कई बार मारलेना जी की लगभग बातों से सहमति रखता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि गुड्डा पार्टी की हार होगी, तो मारलेना जी की पार्टी की हार हुई, गुंडों की पार्टी की हुई, जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बैठकर अपने रेजिडेंस पे अपनी एमपी को पिटवाते हो या चीफ सेक्रेटरी पिटते हो। अब उन्होंने कहा शराब और पैसे बांटे गए। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने शराब और पैसे बांटे, दबा के ट्रक पकड़े भी गए पंजाब से। बताइए, वरना पंजाब की शराब दिल्ली में कैसे आ जाएगी? पंजाब में किसकी सरकार है? किसकी? तो अगर पंजाब से सरकार शराब लाएगा तो कौन लाएगा? कौन लाएगा बताइए? नहीं, आप बताइए, पत्रकार हैं आप, इतना तो समझते होंगे। पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी तो कोई सकता है, लेकिन नहीं, फर्क है ना। नहीं, आप नहीं कह सकते, मैं समझ गया। लेकिन ट्रक भर के अगर पंजाब से आएंगे तो किसी और की तो नहीं आ सकते। पैसे भी बांटे गए, गाड़ी में पैसे पकड़े गए। मारलेना जी का खुद का पीए पकड़ा गया। तो मारलेना जी आधा सच तो बोला है, इसमें ऐसा कोई शक नहीं। एक बात तो माननी पड़ेगी मारलेना जी की, सच तो बोलने की कोशिश तो करती है ना। एंड में आगे जो नया उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो नाच रही थी, जबकि केजरीवाल हार गए, सिसोदिया हार गए। देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए वो जीती हैं तो मन में कहीं ना कहीं वो भावना तो अंदर रहती है। मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ पर्सनल है। वो एक लेडी है, बहन है, उनका सम्मान करते हैं, वो उनकी पर्सनल है, उनका अपनी जीत का जश्न मनाना। मैं नहीं समझता इसमें कोई गलत है। लेकिन अन्ना हजारे जी कल बोल रहे थे कि अरविंद केजरीवाल समझ नहीं पाए लोगों को, जिस समर्पण भाव के साथ उनको काम करना था वो उन्होंने किया नहीं। वो शराब की नीति लेकर आए, वो गलत किया। देखिए, शराब की नीति लाए, मैं आज से पहले मैं आपको बताता हूँ, आज से पहले मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट देता था कि शराब है, नशा परोसा। लेकिन इस चुनाव में मैंने प्रैक्टिकली जाके माताओं से मेरे को कहा है, मैं अपने परमात्मा को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ। मुझे बहुत लेडीज ने कहा है कि केजरीवाल ने हमारे बच्चे शराब पे लगा दिए, हमारे घर के पास ठेका को रखा, ये देखो इधर भी ठेका को। ये मैं परमात्मा को कह के कहता हूँ। अब तक मेरी पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, लेकिन अब तो लोगों के मुंह से सुन के आया हूँ ये शराब मिला। दूसरी बात मैं मानता हूँ, देखो हम भी जीते हैं। अहंकार बहुत खतरनाक चीज है। आता है जब इंसान जीतता है ना, आप यकीन मानो हमारे में भी आता है अहंकार। तो इंसान के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है ना।
उसको अंदर भरा रहने देना, निकलने नहीं देना, बस इतनी कोशिश करनी चाहिए। हमारे में भी आता है, ऐसा नहीं है कि हमको ऐसे भगवान रूपी हैं, बड़ा मन में आता है, गुस्सा भी चढ़ता है जब देखते हैं कि विरोध करते हो, अब तेरे को सबक सिखाएंगे, लेकिन अंदर कंट्रोल करना नहीं, ये गलत हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी की जो भावना थी ना, मैं दिल्ली का मालिक हूं, दिल्ली के मालिक हम हैं, ये पाप था। 7 जन्मों वाला डायलॉग मैं बताने लगा। दूसरी बात, मोदी जी इस जन्म में तो तुम हमें हरा नहीं सकते, तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, ये गलत था। तीसरी बात, अरे यूट्यूब पे देख लो ना मूवी यूट्यूब पे। आप कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी फाइल्स के बारे में ऐसा बोल रहे, भाई उनके साथ क्या बीती है, उस भावना के साथ क्या आपके डायलॉग मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे, हंस रहे हैं फिर ऊपर। मतलब मैं मानता हूं कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अरविंद केजरीवाल जी आज जर्नलाइज करते होंगे कि उन्होंने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए होता है। प्रधानमंत्री ने सीएजी रिपोर्ट का जिक्र किया कि पहले सत्र में रखी जाएगी। पहली कैबिनेट में जो डिसीजन लेने थे, चाहे यमुना वाला हो चाहे अन्य 2500 रुपए वाला हो, वो सारे जो गारंटी दी गई है, वो जब जो होना है वो तब पूरा किया जाएगा पार्टी की। बिल्कुल, पार्टी ने तो तय किया है और फिर मोदी जी जो कहते हैं हम सब जानते हैं वो करते हैं। इसलिए ये तो तय है कि कल मोदी जी ने जब कहा यमुना मैया का, तो एक बात समझ में आ गई कि अब यमुना जी का श्राप लगा है, उन्होंने कहा नहीं। उसके बाद उन्होंने यमुना मैया जी की जय करके जब बताया तो एक बात समझ में आ गई कि मोदी जी की सोच क्या है। वो अपनी माँ के बराबर समझ रहे उस जल को, और ये आदमी कह रहा है यमुना जी के साफ करने से वोटें नहीं मिलती है, तो मैं समझ चुका हूं। मतलब ये वाली मानसिकता कैसे आती है इंसान के अंदर? ये अहंकार है ना। देखिए, आदमी पूछता है यमुना जी को, ठीक आपकी भावना नहीं हो, किसी की ना हो, पर हमने उनकी भावना को ठेस क्यों बचानी, ये बात कह के। अब एक पास तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं यमुना मैया कह के बोलते हैं उनको, दूसरी तरफ का एक मुख्यमंत्री कहता है हमने देख लिया जी, ये यमुना वाली बात भी उन्होंने कही थी, हरियाणा पर भी आरोप लगाया था। वो पाप किया उन्होंने, पाप किया। क्या जहर पानी में डाला गया था कि वो प्रधानमंत्री भी तो वही पानी पीते हैं? तो क्या आम आदमी पार्टी के वोटर पीते हैं, तो क्या बीजेपी के वोटर वो पानी नहीं पीते? क्या मैं वो पानी नहीं पीता? तो क्या हरियाणा की सरकार ऐसा करेगी कि दिल्ली के लोग सब मर जाएं? ऐसी गंदी सोच दिमाग में आती कहां से? सवाल ये नहीं है कि उन्होंने बोला, सवाल यह कि ऐसा कौन सा गंदा दिमाग है जिसके अंदर ये बातें भरी हुई हैं, वो दिमाग कैसा है? और मैं तो जरूर चाहूंगा कि उनका दिमाग ऐसी चीज से उनको अपने आप को शुद्ध करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। पंजाब में भी लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार है, नाम की, अब तो नाम की, अब वहां पंजाब की में सरकार नहीं, नाम की सरकार है, केजरीवाल की तो नहीं है अब। 50 मैं आपको फिर मैं कहूं, वहां के 50 लोगों से ज्यादा मुझे फोन आए हैं जो बड़े चुने हुए लोग हैं। वो जी शुगर हो गया, इन हराता जी, वो ये चंगा कराता, इन हराता जी, वो ये गंदा बंदा हराता जी। मैं कहना नहीं चाहता, मैं केजरीवाल जी को गंदा वर्ड ऐसा मैं यूज नहीं करता किसी के लिए, पर मैं उनकी भावना व्यक्त कर रहा हूं। इतना खुश हैं वो लोग, और मैंने दिन में भी कहा था पंजाब के लोगों को इन्होंने जिस तरह से ट्रीट किया वो अच्छी बात नहीं है। पंजाब के लोग बहुत गैरतमंद लोग हैं, और मैं आपको आज एक बात कहता हूं, मैं कोई केजरीवाल जी को छोटा दिखाने के लिए, उनका मजाक उड़ाने के लिए कह रहा, मैं आपको सच में बता रहा हूं, अगर केजरीवाल जी ने अपनी भाषा को नहीं बदला, मेरी बात याद रख लेना, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, केजरीवाल जी की पंजाब की एमएलओ की पिटते की वीडियो आ जाएगी, एमएलए पीट देंगे केजरीवाल जी को। इस तरह के पंजाब के लोग हैं, इनको अपनी या तो भाषा बदलनी पड़ेगी, नहीं तो पंजाब में अब नहीं खड़े हो पाएंगे। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, सब लोग कह रहे हैं कि आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्योंकि पंजाब का एक बहुत बड़ा चेहरा है, सरदार हैं। आपको क्या लगता है कि क्या आपको भी मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा तो आप स्वीकार करेंगे? देखिए, ये सवाल ही गलत है आपका। पहली बात ऐसा है, स्वीकार तो करेंगे ही नहीं, इनका सवाल ही गलत है। मैं तो कह रहा हूँ सवाल ही पूरे तौर पर ही गलत है। पार्टी ने हमें कहा चुनाव लड़ो तो हम मना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, ये जो मुख्यमंत्री का पद है ना, आप उनको कभी किसी स्टेट के साथ जोड़ रहे हो, कभी किसी के जीतने नहीं। प्रधानमंत्री जी ने ये तय करना है कि जो उनका विजन है, जो वादा करके आए, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है, उसका विश्लेषण होगा, और विश्लेषण के बाद, बहुत मंथन के बाद इसको तय किया जाएगा। और मेरे से सवाल लोग पूछते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो मैं बताता हूं कौन होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा मुख्यमंत्री होगा। इस बार की जीत में पूर्वांचलियों का भी बड़ा हाथ माना जा रहा है। बीजेपी ने पूर्वांचली मतदाताओं के प्रभुत्व वाले 14 निर्वाचन क्षेत्रों में से 11 पर जीत हासिल की है। इस साल के अंत में बिहार में चुनाव है, इसको ध्यान में रखते हुए शायद बीजेपी किसी पूर्वांचली को दिल्ली में सरकार की कमान सौंप सकती है। वहीं छठी बार विधायक चुने गए मोहन सिंह बिष्ट का नाम भी मुख्यमंत्री और स्पीकर दोनों की रेस में चल रहा है। मोहन सिंह बिष्ट से बात की हमारे संवाददाता अभिषेक राज ने। सीएम बनने को लेकर उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। जो हॉट सीट रही थी मुस्तफाबाद, जहां पर बहुत ज्यादा जो है वो देखने को मिला था किस तरीके से जो वोटिंग परसेंट है वो 70% तक चला गया था। सबसे ज्यादा वोटिंग इसी सीट पे हुई थी, और यहां लग रहा था, ये कयास लगाए जा रहे थे कि वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो AIMIM के कारण होगा, और वही देखने को मिला। और बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट एक लंबे मार्जिन से यहां से चुनाव जीते हैं।
सर, आप चुनाव जीते हैं, चुनाव जीत गए, 48 विधायक आपके आगे, बात आती है एजेंडे की, काम की। आगे का रोड मैप आप लोगों ने क्या रखा है, एजेंडा क्या रखा है? निश्चित रूप से 10 वर्षों के अंदर दिल्ली की जो ये बदहाली हुई है, बदहाली से लोगों को हम राहत दिलाने का काम करेंगे और जो भी पीछे की भी योजनाएं हैं उनको हम कोई रोकेंगे नहीं, उनको हम चालू करके रखेंगे। अच्छा, ये भी बात चल रही थी सर कि मुस्तफाबाद का नाम बदला जाएगा, और भी जगह है जहां पर इस तरीके से जो ज्यादा कम्युनिटी है वहां पे नाम रखा जाएगा, नाम चेंज करेंगे। अभी क्या इस पे भी अडिग हैं या इसको भी करेंगे आगे? ना, निश्चित रूप से करेंगे। विधानसभा का जब सत्र चलेगा, सत्र के अंदर इस मामले को उठाया जाएगा और चुनाव आयोग हो या कहीं और जगह हो, हम पनिशमेंट के बाद इसका काम, इस नाम बदलने का काम हम जरूर करेंगे। एक और 58% है, एक और 42% है, तो 58% लोगों का तो सम्मान करना ही पड़ेगा, हम करेंगे। लेकिन नाम से कोई इतना वो नहीं होने वाला है कि मुस्तफा नाम से ये, हमको चाहिए डेवलपमेंट, हमको चाहिए विकास, हमको चाहिए लोगों की समस्याओं का समाधान, वो निश्चित रूप से करेंगे, ये हम आपको विश्वास। अच्छा, एक मॉडल हमेशा जिक्र आता है जब भी बीजेपी चुनाव जीत के आती है कि किस तरीके से जो बुलडोजर है उसको, उसकी कार्रवाई देखने को मिलती है। दिल्ली के अंदर क्या ये देखने को मिलेगा? दिल्ली के अंदर क्या एक बार फिर से जो बुलडोजर मॉडल है वो चालू होगा, आप लोग करेंगे? बुलडोजर का मतलब ये नहीं है, जिनकी वजह से कुछ हिंड्रेंस है, जिसकी वजह से लोगों के आवागमन में दिक्कतें होती हैं, वो काम जरूर होगा। यानी कि दिल्ली में बुलडोजर मॉडल भी चलेगा? नहीं, निश्चित रूप से जहां विकास कार्यों में रुकावट होगी तो विकास कार्य करने के लिए यदि बुलडोजर भी चलाना पड़े तो चलाएंगे। योगी मॉडल का भी जिक्र आता है यूपी का, क्या दिल्ली में योगी मॉडल को फॉलो करेंगे आप? नहीं, योगी जी का मॉडल और यहाँ वहाँ फुल फ्लैश स्टेट है, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है, बहुत सी टेक्निकल चीजों को देख करके ये हमको ये करना होगा। लेकिन जिस प्रकार की यहाँ जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, लोगों ने अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट कर रखे हैं, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हैं, निश्चित रूप से खाली करा करके वो जनहित के लिए कोई न कोई ऐसी योजना बनाई जाएगी। कुछ चिन्हित किया है जगह आपने जहां पर इस तरीके से चुनाव लड़ते ही जब मैं यहाँ शिफ्ट होके आया हूँ, मैंने बहुत सी जगह चिन्हित हैं और मैं उनको करूंगा। तो बहुत लोग तो अब परेशान होने लगेंगे कि आखिर मोहन जी कहाँ पे जो है वो चिन्हित किए हैं और कहाँ पे बुलडोजर ड्राइव कराने वाले हैं। ना, मेरे से लोग कोई परेशान नहीं होंगे। भजनपुरा से लेकर के दयालपुर तक रोड को मैंने चौड़ाकरण कराया, मजार को मैंने, जो इस मजार की वजह से हिंड्रेंस था उसको मैंने हटाया, जो लोगों ने अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट की थी मैंने उसी इंक्रोचमेंट को हटाया। मैं जनहित में जो भी फैसला होगा उस फैसला लेने में बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई 48 विधायक तो आ गए, लेकिन दूल्हा कौन है, सीएम पद का उम्मीदवार कौन है? क्या मोहन बिष्ट सीएम बनेंगे दिल्ली के? ऐसी बातें चल रही हैं क्या? नहीं, मैं सीधा साधा आदमी, सीधी बात करता हूँ। मैं आपको इंटरव्यू भी दे रहा तो आपको नहीं लग रहा होगा, मेरा साधारण प्रोफाइल है, लोगों के बीच में जाकर के काम करने का मेरा एक तरीका है। जो व्यक्ति 7:30 बजे अपने घर से निकल करके कार में बैठ जाता हो, एरिया में जाके हर चौक पे जाकर के जनता के लिए समस्याओं के समाधान का उपाय सोचता हो, नालियां साफ कराता हो, सड़कों के अंदर गड्ढे हैं तो उन गड्ढों को तुरंत भरने का काम कराता हो, जो चीजें हैं जैसे बिजली के कहीं बल्ब खराब हो गए, बल्बों को तुरंत बदलना हो, ये मैं तो सीधा साधा एक आदमी लोगों की बात को जानता हूँ। लेकिन मैं ये काम जरूर करूंगा, दोबारा से यही काम मेरा शुरू होगा। अच्छा सर, अब विधायक दल की बैठक कब शुरू होगी? आखिर कब जो है मुख्यमंत्री का जो फैसला है वो लिया जाएगा? पार्टी आलाकमान से कुछ आप लोगों को आया है? नहीं, अभी कुछ नहीं, पार्टी हाईकमान से अभी तक कोई नहीं, आलाकमान ने कुछ ऐसी बातें नहीं की। लेकिन लगातार ऐसी बातें तो राम दुआ सलाम तो होती है। हालांकि बीजेपी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी सबको सरप्राइज दे चुकी है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व के मन में क्या चल रहा है, इसका अनुमान लगाना हाल के वर्षों में राजनीतिक विश्लेषकों और पत्रकारों के लिए मुश्किल रहा है।
पिछले कई मौके पर ऐसा हुआ है कि मीडिया में किसी और नाम की चर्चा होती रही, लेकिन बीजेपी ने किसी अनजान चेहरा सबके सामने लाकर चौंका दिया। ऐसे में यदि पार्टी दिल्ली की गद्दी पर बिठाने के लिए अजय महवार जैसे किसी लो प्रोफाइल व्यक्ति को भी चुन ले तो इसमें हैरान होने जैसी कोई बात नहीं। अजय महवार की पृष्ठभूमि आरएसएस की है। वो बनिया समुदाय से आते हैं। उन्होंने संगठनात्मक नियुक्तियों पर बड़े पैमाने पर काम किया है। वह दूसरी बार विधायक बने हैं। हालांकि इन सब में अभी तक परवेश वर्मा की ही दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। हालांकि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के मन में क्या है, ये तो वही जानती है।